चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि शुरुआत में ही हमने कहा था कि मौसम अब ठंडा ठंडा हो गया है। मैदानी इलाकों में भले ही अभी उतनी ठंड ना पड़ रही हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी हो रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। साथ ही कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही सोनमर्ग, श्रीनगर, पहलगाम, गुरेज और डोडा समेत घाटी के कई हिस्सों में बर्फ का पहरा है। पहाड़ों से लेकर सड़कों तक बर्फ की मोटी चादर यहां पर बिछ गई है। हालांकि बर्फबारी से यहां पर मौसम की भी खुशगवार हो गया है और अब बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी की ओर रुख कर रहे हैं। तो चलिए कश्मीर घाटी की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है और मौसम का बदला बदला मिजाज सैलानियों को बहुत पसंद आ रहा है। देखिए, चाहे ऊंचाई वाले इलाके हो या उसके साथ साथ निचले हिस्सों में भी सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है, जिससे तापमान में भी यहां भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए, बर्फबारी से गुलजार कश्मीर की घाटी। भले ही पूरे जम्मू कश्मीर में इन दिनों ये खूबसूरत बर्फबारी स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों के चेहरे तो खिला रही है, मगर यहाँ कई इलाकों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड भी लोगों को परेशान कर दे रही है। श्रीनगर लद्दाख हाईवे पर जोजिला टॉप की ये तस्वीरें हैं। हाईवे पर बर्फ की मोटी परत बिछी है, जिस वजह से रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में यातायात कैसे चल रहा है यहाँ समझना मुश्किल नहीं। वहीं सोनमर्ग, जोजिला में भी भारी बर्फबारी इलाके की खूबसूरती को चार चांद तो लगा रही है, लेकिन भारी बर्फबारी होने से बंद किए गए सोनमर्ग कारगिल रोड को भी बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। घाटी के ऊंचे इलाकों मसलन पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला और गुरेज में भी खूब बर्फबारी की खबरें हैं। यहाँ अधिकतर इलाकों में तापमान -3 तक पहुंचा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसी ही बर्फबारी होगी। इसके अलावा श्रीनगर में रात में हुई बर्फबारी ने यहाँ के तापमान को 0 से नीचे ला दिया है। पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में कोहरे के साथ साथ ठंड जो है वो काफी बढ़ रही है और खास तौर से अगर हम उन झीलों और दरियाओं की बात करें जो कश्मीर में हैं, वहां पर पूरी तरह से वो कोहरे में गायब ही हो गए हैं। एशिया के सबसे बड़े झील वुलुर की अगर बात करें, वहां पर भी अब मछुआरों को कोहरे के कारण मछलियां पकड़ने के साथ साथ नाव चलाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 4 दिन के दौरान मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि मैदानों में बारिशें हो सकती है। बहरहाल बर्फबारी और जबरदस्त ठंड यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत का सबब जरूर बने हुए हैं, लेकिन पूरी घाटी में फैली ये सफेद चांदी जैसी चमक सैलानियों के चेहरे जरूर खिला रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ठंड लगती है लेकिन घूमने का मजा यहीं पर आता है। क्यों? बिल्कुल है ना। और खुशी, कुछ दिनों पहले आप कह रही थी कि आपको कश्मीर जाने का मन है। बहुत मन है, क्योंकि लोगों ने बताया है कश्मीर जन्नत ही है। मतलब धरती पर कहते हैं जन्नत तो वो कश्मीर ही है। स्वर्ग कहीं है, जन्नत कहीं है, तो सिर्फ वहीं कश्मीर। तो आप बता रहे थे कि आप वहां गए थे और कैसा वहां पर आपका एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। लेकिन जो खबर मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर देखिए लोगों को ये परेशानी होती है ना कि जब आप कश्मीर आप जाते हैं तो स्पेशली डल झील की बात होती है, आपने भी देखा होगा। तो वहां पे शिकारा, हर किसी को मन रहता है कि हम शिकारे में घूमे। वहां जाओ तो शिकारा में घूमना तय है ना। आप गई हैं? नहीं, मैं नहीं गई, लेकिन जाना है। तो पता है शिकारे में क्या है कि जब आप शिकारे में घूमते हैं ना, तो शाम के टाइम में मार्केट भी शिकारे में ही आता है और उसमें आप अपने हाउस बोट पे बैठ के बड़े अच्छे से कुछ कुछ चीजें आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठे शिकारे में हम कैसे बुकिंग कराएं, बहुत तरह की चीजें होती थी। तो खबर देखिए आप लोगों के लिए ही है। घूमने का मौसम आ गया है, इसलिए ये स्पेशली खबर आपके लिए। तो डल झील में शिकारे की सवारी अब आपको और भी रास आएगी, क्योंकि अब आसान हो गया है इसे बुक करना। एक ऐप बेस्ड टैक्सी प्रोवाइडर ने बड़ी पहल की है इसको लेकर। खुशी, आगे की खबर क्या है बताइए। दरअसल डल झील में शिकारा की सवारी के लिए उबर ने बुकिंग शुरू कर दी है, जिससे पर्यटकों को सहूलियत तो मिलेगी ही, साथ ही कारोबार भी बेहतर होने की उम्मीद है। कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर। दरअसल अब देश के किसी भी शहर में रहकर अगर कश्मीर में शिकारा राइड का मन बना रहे होंगे, तो आपको मात्र उबेर के ऐप से
अपने शिकारा को बुक करने की सुविधा मिल गई है। दरअसल उबेर ने श्रीनगर के डल झील में अब शिकारा सेवा शुरू कर दी है। हमने आज जो इंट्रोड्यूस किया है उबर शिकारा, हमारा एक अटेम्प्ट है, हम कोशिश है हमारी तरफ से कि जो कन्वीनियंस आपको कैब्स के लिए मिल गई है, गाड़ी लेने के लिए मिल गई है, वही सुविधा आपको अब ऐप के थ्रू शिकारा के लिए भी मिल जाए। तो अगर आप एक पर्यटक हैं और आप आ रहे हैं श्रीनगर छुट्टियों के लिए, अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हैं, अपनी ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं, तो साथ ही में अब आप अपना शिकारा राइड भी बुक कर सकते हैं उबर पर। 15 दिन पहले तक आप अपनी ये राइड बुक कर सकते हैं। इससे सुविधा जो मिलेगी सबसे बड़ी ये है कि ना तो आपको हैगलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको रेट पता है या नहीं पता है, जो यहाँ का रेट कार्ड है उसके हिसाब से ये चलता है, और सारे के सारे जो प्रोसीड है वो जाएगा बोट ओनर्स को। इसमें उबर अपने पास कोई वो नहीं रखा। ये इनिशिएटिव हमने जो लिया है इस समय खास तौर से इसलिए लिया है क्योंकि टूरिज्म जिस तरह से श्रीनगर में हर समय रहा है, टूरिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। एज अ मोबिलिटी कंपनी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जो लोग सुविधा को ये चाहते हैं उनको ये हम सुविधा प्रदान कर सके। तो हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि एक ग्रास रूट टूरिज्म वर्कर्स को भी इसका बेनिफिट हो, और टूरिस्ट जो श्रीनगर आते हैं शिकारा राइड के लिए वो भी इस इनोवेटिव तरीके से शिकारा राइड को बुक कर सके। ये जो आज उबर का ये यहाँ से इनॉग्रेशन हो रहा है, इससे हमारे रोजगार में भी अच्छा ये रहेगा, और जो भी चाहे टूरिस्ट हो लोकल हो उसके लिए सुविधा अच्छा रहेगा। टूरिस्ट्स की ये शिकायत होती थी कि उनके साथ जो है बार्गेनिंग होती है, मतलब मन मुआफिक दाम जो है उनसे लिया जाता है। आपको लगता है इससे जो है स्टेबिलिटी आएगी रेट्स में? और जरूर इससे जरूर वो आएगा। हाथ में उंगली पांच है, ये सब एक बराबर नहीं है। तो बाकी गवर्नमेंट ने हर घाट पर रेट्स रखे हैं, जो हर घाट पर वो कोई नहीं, और इसमें जो भी जितने भी जाएगा, गुलमर्ग जाएगा, पहलगाम जाएगा, वहां भी रेट शिकारा का लगा हुआ है। रेट के हिसाब से चलो आराम से। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि साथ ही साथ एक पहल उबेर की तरफ से ये भी है कि वो उसमें कोई कमीशन जो है इन शिकारा वालों से नहीं लेंगे, सिर्फ एक कड़ी बनेंगे पर्यटकों और शिकारा ड्राइवर्स के बीच में। देखिए, चाय ना दिल्ली वालों के लिए है, क्योंकि अब वाकई दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। पहाड़ों की ठंड हमने आपको दिखाई, उस बर्फबारी का असर मैदानों में, और इसीलिए चाय पीने का मौसम अब आ गया है। तो मैदानी इलाकों का हाल क्या है वो अब आपको बताते हैं। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में ठंड बढ़ने से कई इलाकों में कोहरे का सितम बढ़ेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत के कई इलाकों में अब ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों के साथ गांवों में तापमान गिर रहा है। सुबह शाम की ठंड भी काफी बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में तापमान अधिकतर गिरने की संभावना जताई है, क्योंकि कश्मीर, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि दिन में आकाश साफ रहेगा, लेकिन शाम और रात के वक्त स्मॉग के साथ हल्का कोहरा हो सकता है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के उत्तर प्रदेश के शहरों के साथ कई शहरों में कोहरा छाए रहने का अनुमान है और मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद है। सर्दी और कोहरे के संभावित प्रकोप को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड घटाई गई है। यमुना विकास प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक नई स्पीड लिमिट लागू करने का निर्णय लिया है। इससे सर्दी के दिनों में कोहरे के कारण होने वाले सड़क हादसों में कमी लाई जाएगी। सामान्य से ज्यादा गर्म महीनों की बात की जाए तो इस साल नवंबर का महीना पिछले 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा गर्म रहा, जिसमें दिन और रात दोनों वक्त का तापमान ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। नवंबर का औसत न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पहले के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा है। इसी तरह अधिकतम तापमान भी 29.5 डिग्री रहा, जो पिछले सालों के मुकाबले 1.1 डिग्री ज्यादा रहा।
मौसम विभाग के मुताबिक उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है, जो दिसंबर तक भी जारी रहने की संभावना है। इसके बाद 4 से 6 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। 7 दिसंबर से अगले 2 दिनों के दौरान ऊंचे इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली में ठंड बढ़ने लगी है, तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन वायु प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। वायु गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली में 32 दिन के बाद AQI पहली बार 300 से नीचे दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मौसम बदल रहा है, जाहिर सी बात है हर किसी पर इसका असर होगा। बच्चों और घर में खास करके जो आपके पेट्स हैं, यहाँ कोई पेट लवर है आप लोगों को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है डॉग्स। मतलब मुझे लगता है जैसे इंसान को डॉग्स नहीं पसंद, उनको मतलब कहते हैं ना डॉग लवर्स, आप इंसान डॉग से कैसे प्यार दो नहीं कर तरह सकते? के है ना, एक डॉग लवर्स नॉर्मली, एक जुनूनी डॉग लवर्स। हाँ हम नॉर्मल डॉग लवर है, जो मतलब क्यूट छोटा हो, बड़े साइज वाला नहीं, लेकिन उससे आपको डर पता लगता है उन जो क्यूट्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, ये तो है, बच्चे की तरह ख्याल और अब जबकि सर्दियां आ रही हैं, तो आपको बता दें कि सर्दियों में बच्चों का खास करके जितना ख्याल रखना पड़ता है, उतने ही आपके घर में जो भी पेट्स हो, जरूरी नहीं कि डॉग या जो भी पेट है, उन सबका खास ख्याल रखना पड़ता है। दीपिका, लेकिन कैसे लोग रखें ख्याल? बिल्कुल, देखिए छोटे पेट्स होते हैं, ख्याल रखना जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है। तो उनके लिए अब बाजारों में पेट्स के विंटर वेयर से जुड़े तमाम ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे कि जैकेट्स, गद्दा, कंबल, जूते वगैरह। फिलहाल आप देखिए क्यूट पपीज की वायरल तस्वीरें जो करा रही हैं सर्दी में भी गर्मी का एहसास। क्या बात है। और इस क्यूट सी स्टोरी के बाद एक गुड न्यूज। भाई बड़े दिनों बाद ना दिल्ली की हवा साफ हुई है। 1 महीने से दिल्ली NCR में AQI चिंताजनक बना हुआ था, लेकिन अब दिसंबर की शुरुआत एक गुड न्यूज लेकर आई है, खासतौर से हवा के मामले में। राहत की बात यह है कि दिल्ली NCR में AQI 300 से नीचे दर्ज किया गया है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता में और भी सुधार होगा। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी आई है। जानकारों के मुताबिक इसकी कई वजहें हैं। पहली बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में पानी का छिड़काव जारी है। ग्रैब 4 पाबंदियां भी जारी हैं। मौसम का साफ होना और हवा की तेज गति भी वायु प्रदूषण में कमी की बड़ी वजह है। दिल्ली में इस साल नवंबर के पूरे 30 दिन बहुत खराब या इससे भी खराब वायु गुणवत्ता में बीते। हालांकि 1 दिसंबर ने 32 दिनों के इंतजार को खत्म करते हुए दिल्ली की हवा को कम से कम खराब AQI श्रेणी में ला दिया। 29 अक्टूबर के बाद ये पहला मौका था जब समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे रिकॉर्ड हुआ। रविवार को AQI 285 पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिवाली के बाद ये पहला दिन था जब दिल्ली वासियों ने अपेक्षाकृत स्वच्छ हवा का अनुभव किया। लंबे वक्त बाद राजधानी दिल्ली की आबो हवा पहले से बेहतर हुई है। पिछले कई दिनों से अगर कहा जाए तो राजधानी दिल्ली की जो हवा थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400-500 के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा था। लेकिन दिसंबर की शुरुआत के पहले ही हफ्ते में हवा में एक अच्छा खासा सुधार जो है वो देखने को मिला है। सुबह से ही अगर कहा जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से कम जो है वो दर्ज किया गया। रविवार को धूप और तेज हवाएं थीं, जिसने राजधानी के प्रदूषकों को हटाने में मदद की और दिल्ली वालों के लिए सांस लेने के लिए थोड़ी राहत प्रदान की। इस साल दिल्ली में वायु प्रदूषण की बात करें तो नवंबर में 2 दिन सीवियर प्लस 450 प्लस श्रेणी में AQI रहा। 6 दिन सीवियर 401 से 450 AQI, जबकि बाकी 22 दिन बहुत खराब 301 से 400 की श्रेणी में AQI रहा। सबसे स्वच्छ दिन 27 नवंबर था, जब दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 303 रिकॉर्ड किया गया। वहीं 18 नवंबर को 494 AQI के साथ ये महीना सबसे प्रदूषित रहा। 494 AQI दिल्ली के इतिहास में अब तक के सबसे खराब AQI की बराबरी करता है, जो पहले 3 नवंबर 2019 को रिकॉर्ड किया गया था। दिल्ली से कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे।
चलिए, मौसम बदल भी रहा है और अच्छा भी हो रहा है। चलिए, इसी के साथ एक और अच्छी खबर आस्था से जुड़ी हुई, आस्था के मेले में आपको लिए चलते हैं। और ये आस्था का कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा मेला है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ की। 13 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, लिहाजा प्रशासन की ओर से सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और देखिए, करीब 50,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। लेकिन खास बात यह है कि इन पुलिस कर्मियों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बाकायदा अर्जी लगाकर अपनी ड्यूटी कुंभ के मेले में लगवाई है, ताकि इसी बहाने वो साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा करने का पुण्य कमा सके। सनातन परंपरा के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आस्था के इस सफर में संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के उन जवानों के कंधों पर रहेगी जो महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की हर संभव मदद करें, जिनकी भाषा में विनम्रता और मन में सेवा भाव हो। यानी साधु संतों और श्रद्धालुओं के साथ साथ ये कुंभ पुलिस के लिए भी एक तपस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई पुलिसकर्मी इस तपस्या के लिए खुद लालायित हैं। वो कुंभ में ड्यूटी लगवाकर संतों और श्रद्धालुओं की सेवा करना चाहते हैं। कुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का आने का अनुमान है। लेकिन इस जो कुंभ मेला में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनमें सेवा का भाव है और हर साल वो कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेले का इंतजार करते हैं और 2025 कुंभ का भी इंतजार कर रहे थे। वो इसलिए कि उनका ये कहना है कि इनकी ड्यूटी इसलिए लगवाते हैं कि सेवा का भाव होता है और कुंभ में लगने से जितने भी श्रद्धालु उनकी सेवा करेंगे और इस सत्कार और भाव के साथ वो अपनी बाकायदा अधिकारियों के पास अर्जी देते हैं कि उनकी कुंभ में ड्यूटी लगाई जाए। ऐसी ही एक शख्सियत है विलास यादव। महाकुंभ 2025 में आरआई पद पर तैनात हैं। विलास यादव कई कुंभ मेलों में ड्यूटी कर चुके हैं और इस बार भी खुद अर्जी लगाकर कुंभ में ड्यूटी पर आए हैं। कुंभ मेलों में ड्यूटी के दौरान खासकर स्नान पर्वों पर तो ना दिन का ठिकाना होता है और ना ही रात का। ऐसे में पुलिस के लिए भी ये किसी चुनौती से कम नहीं होता। मैं यह मान के चलता हूँ कि यह किसी पूरे धर्म का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ सेवा करने का मौका मिला है और इस पद पर मौका मिला है जिसमें हम जवानों का भी और यहाँ साधु महात्माओं कल्पवासियों की भी सेवा कर सकता हूँ। विलास यादव जैसे और न जाने कई पुलिसकर्मी यहाँ आपको मिल जाएंगे, जिनका ये मानना है कि जो यहाँ सेवा भाव से काम करेगा उसका जीवन बदल जाएगा। ये सारे भी यहाँ ड्यूटी मांग कर आए हैं। इन सब का मानना है कि कुंभ ड्यूटी का पुण्य फल किसी साधक की साधना से कम नहीं होता। मैं इससे पहले कम से कम 4 बार मैं आ चुका हूँ और यहाँ आने में हम लोगों को जो है बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, माँ गंगा की यहाँ संगम जो है उसकी हम लोग देखते हैं और यहाँ भी हम लोग नहाते धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है उनके गंतव्य तक हम लोग पहुँचाते हैं। हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो 2012 के अपेक्षा इस बार मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है और हम लोगों का अंदर से आत्मा ये कहती है कि हम लोग ड्यूटी यहाँ पे जरूर करें और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पूरी क्षमता के साथ पूरे तन मन धन से अपनी यहाँ सेवा करेंगे। जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको सुरक्षित गंगा स्नान कराना, सुरक्षित गंगा स्नान करा के उनको सुरक्षित अपने घर गंतव्य वापस भेजना। कुंभ मेले में लगभग 50,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होती है, जिनमें से 20,000 के करीब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मेला ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। इन 20,000 पुलिस कर्मियों में 2,231 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से कुंभ में ड्यूटी लगवाई है, क्योंकि इनके मन में कल्पवासियों की सेवा करना रचा बसा है और इसी सेवा को पुलिस के ये जवान अपने जीवन की कमाई मानते हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए प्रयागराज से आनंद राज। और अब आपको उत्तरकाशी के मंगसीर बग्याल उत्सव की रौनक दिखाते हैं, जहां पर लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में बड़ी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया। खास बात यह है कि उत्सव के इस रंग में उत्तराखंड की लोक संस्कृति की भी झलक नजर आई। देखिए पहाड़ी उत्सव की ये रौनक। पारंपरिक वेशभूषा में नाच गान, उत्सव और उल्लास उत्तराखंड की उस लोक संस्कृति का प्रतीक है जो यहाँ सालों से चली आ रही है।
मंगसीर बग्वाल यानी दीपावली का त्योहार। देश भर में दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन पहाड़ों पर दिवाली 1 महीने बाद मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को मनाई जाती है। पहाड़ों पर दिवाली को देर से मनाने की 2 मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि प्रभु श्री राम लंका विजय कर अयोध्या लौटे तब यमुना घाटी में उनका संदेश 1 महीने बाद पहुंचा था। दूसरी मान्यता है वीर माधो सिंह तिब्बती आक्रमणकारियों को पराजित करने के बाद जब अपने सैनिकों के साथ टिहरी रियासत पहुंचे तब विजयोत्सव मनाया गया। तब से ही यहाँ मंगसीर बग्वाल मनाने की परंपरा चली आ रही है। यार हमारे यहाँ इस दीपावली का विशेष महत्व है, क्योंकि दीपावली का ऐतिहासिक और पारंपरिक महत्व है। ऐतिहासिक हम इस परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं कि टिहरी नरेश के जो सेनापति थे माधव सिंह, जब वो तिब्बत बॉर्डर पर लड़ रहे थे तो कार्तिक की दिवाली के लिए पहुंच नहीं पाए थे। तो उसके पश्चात जब 1 माह बाद वो टिहरी रियासत में पहुंचे तो उनके लोक पर्व विजय दिवस के रूप में, क्योंकि उन्होंने तिब्बतियों को वहां पर खदेड़ के हरा करके वो लौटे थे, तो इसको लोक पर्व के रूप में, विजय दिवस के रूप में इसको मनाने की परंपरा हमारे उस समय से चली आ रही है। उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल को 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन बाल बग्वाल, दूसरे दिन बेटी बग्वाल और तीसरे दिन मुख्य बग्वाल होता है। इस पर्व में भैलों का नृत्य, रासो नृत्य और रस्साकशी जैसे कार्यक्रम होते हैं। ये आग का 16 स्पेशल होता है विशेष प्रकार का। इसमें जो है जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं विशेष प्रकार के, जिसमें जो है ज्वलनशीलता ज्यादा होती है, उनको एक रिंग में बांध करके ये इस तरह से जो है घुमाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये पारंपरिक जो पहनावा है, ये पारंपरिक पहनावा यहाँ की युवतियों का है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये गंगा और यमुना का संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मंगसीर बग्वाल यानी पहाड़ों पर मनाई जाने वाली इस विशेष प्रकार की दीपावली को मनाने का मकसद यही है कि पारंपरिक रीति रिवाज, लोक संस्कृति की ये रवायत यूं ही कायम रहे, ताकि अगली पीढ़ी भी अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात हम लोगों की, मतलब खाने के शौकीनों की है ना, हम सभी खाने के दीवाने। बिल्कुल है। देखो आपने पकौड़ा आपने दिल्ली से मंगवाया था, मैं खाए बिना रह नहीं पाई। कैसा लगा आपको? बहुत टेस्टी। और दिल्ली में खाना भी इतना टेस्टी होता है कि मतलब यहाँ पर रहकर कोई कैसे ना, किसी को कैसे शौक ना हो खाने का। छोले भटूरे, पराठा, पराठे वाली गली के पराठे। और मुझे लगता है जो लोग आते हैं ना, स्पेशली दिल्ली, तो वो ये सुन के आते हैं कि यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ खाने के लिए जाना है। स्पेशली चांदनी चौक का इलाका है, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर जाकर के आप टेस्टी और वो भी स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। इसीलिए गुड न्यूज टुडे स्पेशली चाय पे चर्चा आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, हम नहीं, आपके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल ये सेगमेंट, जिसमें हर दिन हम आपको देश के अलग अलग जगह के जायकों के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ स्वाद चखाएंगे। देखिए कोशिश हमारी यही रहेगी कि दिल्ली में एटलीस्ट हम में से कोई जाए तो हम अपने साथियों के लिए ले आए, लेकिन अगर हम मुंबई, लखनऊ और जयपुर के जायकों की बात करेंगे तो आते आते खराब हो जाएगा। तो फिलहाल जायकों के दीवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, तो हर शहर का कहते हैं ना कि अपना एक अलग स्वाद होता है। तो अगर यहाँ की बात करें, राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ का अपना ही एक जायका है। हर गली में एक तरह से कह लीजिए कि अपना एक अलग जायका आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं करोल बाग की 80 साल पुरानी दुकान की रोशनदी कुल्फी का स्वाद। एक और बात भाई, दिल्ली वाले मुझे लगता है कि ठंड में भी कुल्फी खा सकते हैं और कहीं के देखो मैं भी मैम दिल्ली वाली हूँ, लेकिन कुल्फी खाए बिना आप नहीं रह सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो एक्चुअली सर्दी के मौसम में रात में जाते हैं कुल्फी खाने, लेकिन ये कुल्फी क्यों फेमस है मैंने आज थोड़ा सा टेस्ट किया। चलिए आपको लिए चलते हैं। देखिए कहते हैं कि जिंदगी कुल्फी की तरह है, आप टेस्ट कीजिए या फिर उसको वेस्ट कीजिए, पिघल तो वैसी जानी। तो मैंने सोचा हम टेस्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि ये दिल्ली की फेमस कुल्फी और ये है रोशनलाल सोनी की दुकान, जो कि 80 साल पुरानी दुकान है। देखिए किस्सा जो है इस कुल्फी का शुरू होता है पार्टीशन से पहले। 19 साल का लड़का जब यहाँ पे आता है सोचता है कि क्या किया जाए, तो क्यों ना कुल्फी की दुकान खोल ली जाए। और ये उस जमाने में सोच आई जिस दौरान बहुत ज्यादा गर्मी हुआ करती थी दिल्ली में, और उस दौरान गली गली कुल्फी बेचा करते थे। लेकिन वो कुल्फी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी जो है
वो भी इसको आगे रन कर रही है। ईशान हमारे साथ है। ईशान, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मेरे को कुल्फी की खासियत तो बताओ क्या है? बेसिकली हमारी कुल्फी में जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत प्योर है। हाँ। हम बहुत ही फाइनेस्ट केसर, पिस्ता, बादाम ये सब मंगाते हैं और फिर उससे हमारी बेसिकली हम कुल्फी के जो मिल्क है उसे बहुत ही थिक एंड कंडेंस करते हैं उससे। फिर उससे हमारी जो प्रिपरेशन होती है उससे कुल्फी हमारी लाजवाब बनती है। ये बताइए कि कितना अंतर आया 80 साल पहले और 80 साल बाद? आजकल तो बड़ी मिलावटी चीजें होती होंगी। हम तो बहुत आप कैसे प्योरिटी का ख्याल रखते हैं ये बताइए? हम बिल्कुल उसकी पूरी जांच करते हैं। हमारे को परख है असली चीज की और उसकी हम बिल्कुल उसकी पहले अच्छी तरह टेस्टिंग करते हैं। अच्छा। और बहुत ही ऑथराइज वेंडर से ही माल लेते हैं। हमारे वेंडर्स काफी पुराने चले आ रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक आ रहा है। तो क्या सिर्फ यहाँ पे कुल्फी फेमस है या कुछ और भी फेमस है? कुल्फी, छोले भटूरे, फिर हमारे टिक्की, भला पापड़ी सब फेमस है। छोले भटूरे आगे। वैसे कहते हैं कि पहले नमक खाना चाहिए फिर मीठा खाना चाहिए, बट मैं ना खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि यहाँ की फलूदा कुल्फी इतनी फेमस थी, इसलिए मुझे लगा कि स्टार्ट विद फलूदा कुल्फी, देन टू छोले भटूरे, देन अगेन टू फलूदा कुल्फी। तो ये छोले भटूरे की क्या खासियत है, अभी मुझे ये बताइए। हमारे छोले भटूरे देसी घी के होते हैं। छोलों के जो मसाले हैं हम खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर कई तरह के मसाले मिक्स होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो इसका आपने बताया कि मसाले जो आप खुद बनाते हैं, कौन सा मसाला है जिसके बिना ये छोले का स्वाद नहीं आ सकता? देखिए हमारे जितने मसाले हैं उसमें से 2-3 भी अगर इधर उधर हो जाए छोले का स्वाद बिगड़ जाएगा। और यकीन मानिए दिस इज अल्टीमेट। छोले भटूरे एंड फलूदा कुल्फी, 80 साल पुरानी दुकान जहाँ पे मैं आपको लेकर आई हूँ करोल बाग। आपको आना है, टेस्ट करना है, वाकई बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा देखिए करोल बाग वैसे ही फेमस है शॉपिंग के लिए। आप शॉपिंग के लिए आ भी रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन शॉप एंड वेयर यू कैन हैव इट। तो चलिए अब आपको सरस फूड फेस्टिवल की रौनक दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में 17 दिसंबर तक ये मेला चलेगा, जहां लोग अलग अलग राज्यों को जायका भी आनंद उठा सकेंगे। इस फूड मेले में 25 राज्यों के 300 से ज्यादा व्यंजन मौजूद होंगे। तो चलिए इस फूड फेस्टिवल में आपको लखपति दीदी के हाथ से बने व्यंजनों का स्वाद चखाते हैं। अगर आपकी जीभ भी स्वाद मांग रही है ना, तो सरस मेला में आइए और सारे स्टॉल्स घूम लीजिए। हम भी घूम रहे हैं। देखिए हम यहाँ पहुंचे अब असम के स्टॉल पर, और ये सभी जितने आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी लखपति दीदी हैं और इन्होंने इसी काम से लोगों के मुंह तक स्वाद पहुंचा कर अपनी डिशेस को आगे बढ़ा कर वो लखपति बनी है। और अब यहाँ पर वो पहुंची है दिल्ली में सरस मेला में। मोमोज इतने कलरफुल कैसे? किसी कलर का इस्तेमाल तो शायद नहीं किया होगा आपने। यहाँ तो आर्टिफिशियल कलर हो या कुछ भी मतलब अलाउ नहीं है। ये हम नेचुरल कलर डाला हुआ है। हम मैदा ही यूज किया है, लेकिन इसमें बीट रूट का रस और पालक का रस यूज किया है, थोड़ा अलग दिखने के लिए, और हेल्दी भी होता है। और मशरूम तो सुपर फूड है, हम मशरूम मोमो बना रहे हैं इसमें, इसीलिए थोड़ा हेल्दी और बनाने के लिए हम लोगों ने पालक का रस और बीट रूट का रस दिया। इसमें कैबेज नहीं है? कैबेज नहीं है, मशरूम, ऑनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और ग्रीन चिली। ये बाकी चीजें भी, ये भी बहुत नया सा लग रहा है। क्या है ये सब? ये भी हमारा आसाम का मतलब केटली पिठा बोलते हैं। आप हाथ में या प्लेट में लीजिए, बहुत सुंदर सा लग रहा है। ये किस चीज का बना हुआ है? ये चावल का आटा से ही बना है, लेकिन इसको भी हम कलरफुल बनाने के लिए बीट रूट का ये रस यूज किया है। इसमें नारियल और गुड़ है। ये आसाम का मतलब हमारा ट्रेडिशनल ही ये मिठाई होता है। ये है तिल पिठा, वो आसाम का ट्रेडिशनल मिठाई है। ये स्टिकी राइस के फ्लोर से बनता है। इसको बिना ऑयल मसाला है। इसके फीलिंग में है गुड़ और तिल का, ऐसे चीनी और ये नारियल भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तिल और गुड़ डाला हुआ है। और ये है नारियल का लड्डू। ये नारियल का लड्डू भी हम गुड़ डाल के बनाया है, चीनी यूज नहीं किया है। और बाकी हम आसाम का चाय पत्ती लाए हैं चाय बनाने के लिए। और एक चीज है ये ब्लैक राइस का खीर। ब्लैक राइस का खीर भी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है। ब्लैक राइस बीट रूट का रस है? नहीं, ये कलर ही ऐसा है, ये नेचुरल कलर है, ये चावल ही काला है। ये हेल्दी भी है, ये फैट फ्री है, कार्बोहाइड्रेट कम है इसमें। क्या क्या था इसमें? तिल था, तिल और गुड़ है। हाँ, ये लीजिए। चलिए
ये हम ट्राई करते हैं। और गुड़ है, मतलब शुगर नहीं है इसमें। और सरस मेला की खास बात ये कि यहाँ पर आपको स्वाद के साथ साथ सेहत भी पूरी मिलेगी। वो बता रहे हैं कोई पैकेजिंग फूड लेकर हम नहीं आए हैं, सब कुछ यहीं बना रहे हैं। आकर कैसा लगता है? अच्छी खासी इनकम हो जाती है यहाँ पर? हाँ सर, अच्छा लगता है। यहाँ पे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। दिल्ली वालों को तो हम खिलाने के मतलब मन होता है, हर साल रुके रहते हैं इस टाइम के लिए। इस बार भी हमें आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। चलिए, वो इंतजार करते रहते हैं दिल्ली आने का, आ गई हैं अब तो आप भी, अब आपका इंतजार है। थैंक यू बोलना चाहूंगी मिनिस्ट्री को, MORD को, मतलब हमारे SRLM को, क्योंकि हमें भेजा है, ये मौका दिया है। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। तो इनका इंतजार खत्म हुआ, दिल्ली आ गई हैं। आपका इंतजार अभी ये कर रही हैं, तो आप भी आई सरस मेला में और इनके व्यंजन का स्वाद जरूर लीजिए, बहुत ही डिफरेंट है ये। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और आइए अब बात कर लेते हैं तकनीक की। बदलते दौर में साइबर क्राइम बढ़ा है तो इस पर लगाम लगाने की कोशिशें भी तेज हुई है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। भोपाल से सभी पुलिस थाने में अब साइबर अपराधों से निपटने के लिए साइबर डेस्क की शुरुआत की गई है। साइबर डेस्क बनने से साइबर क्राइम के पीड़ितों को शिकायत के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। भोपाल पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को साइबर अपराधों से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी गई है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने कल ऐसे ही एक साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायरा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। अब जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता हो, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ इस्तेमाल सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी बना हुआ है। मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कुछ इस अंदाज में देसी रंग चढ़ाया कि यह तस्वीर वायरल होने लगी। और इस तस्वीर को मोनालिसा का ये नया रूप एक छात्रा ने AI की मदद से दिया है। इसमें मोनालिसा के दुपट्टे के साथ लहंगा उसे पहनाया गया है, कानों में झुमके हैं, माथे पे टीका है, गले में पड़ा भारी सा नेकलेस मोनालिसा को देसी लुक दे रहा है। इस तस्वीर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और इस पर मजेदार कमेंट्स भी आ रहे हैं। चलिए, संसद में आपको बता दें आज द साबरमती रिपोर्ट पेश हो रही है। ये फिल्म है, जी हां, विक्रांत मैसी की फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट और संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में स्पेशल स्क्रीनिंग इसकी आज की जा रही है। ये फिल्म 2002 के गोधरा कांड पर बेस्ड है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फिल्म की तारीफ भी कर चुके हैं। आम लोगों के साथ साथ क्रिटिक्स को भी ये फिल्म खूब पसंद आ रही है और आज संसद में इस फिल्म के डायलॉग्स गूंज रहे हैं। द साबरमती रिपोर्ट में शानदार अभिनय के लिए विक्रांत मैसी की खूब तारीफ हो रही है, लेकिन उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया और सबको हैरानी में डाल दिया। 12th फेल और द साबरमती रिपोर्ट जैसी कामयाब फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले विक्रांत मैसी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से उनके फैंस थोड़ा हैरान हैं, मायूस भी हैं। विक्रांत मैसी ने अपनी पोस्ट में लिखा है, हेलो, पिछले कुछ साल और उसके बाद के साल शानदार रहे हैं। मैं आपके लगातार समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूं मुझे ये एहसास हुआ है कि अब खुद को फिर से बैलेंस करने और घर वापस जाने का समय आ गया है, एक पति, पिता, बेटे और अभिनेता के रूप में भी। तो 2025 में हम आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे। हालांकि इस बीच कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। चलिए, तो अब बात खेलों की करते हैं। पटना में भारतीय महिला हॉकी टीम को सम्मानित किया गया। हाल ही में विमेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की है और अब बिहार में हुई इस टूर्नामेंट को जीतने वाली महिला टीम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया है। इसके साथ ही सीएम ने सभी खिलाड़ियों को इनाम राशि भी सौंपी गई। बिहार में हुई चैंपियनशिप पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से राज्य में खेलों को बढ़ावा और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। जिंदगी में बहुत ज्यादा भागदौड़ है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो अपने स्ट्रेस को आप कैसे दूर करेंगे? तो गुस्सा और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए रेंज रूम का रुख करते हैं। देखिए, बहुत जरूरी है जानना। अब तक हमने मेडिटेशन सुना था कि मेडिटेट करिए, लेकिन हर के लिए ये संभव नहीं है। तो देखिए, अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। मुंबई में गुस्सा निकालने के लिए ऐसा ही एक रेंज रूम बनाया गया है, जहां पर एंट्री कराकर आप अपना गुस्सा दूर कर सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए। ये मारा, ये तोड़ा, बोतल टूट गई, पर हथौड़े की मार जारी है। चकनाचूर बोतल पर भी
खटाखट बज रहा है हथौड़ा। आप भी बोतलों पर इस तरह गुस्सा निकलते हुए देखकर हैरान होंगे, सोच रहे होंगे ये कहाँ का गुस्सा है जो यहाँ उतर रहा है। तो हम बता दें, ये है मुंबई में गुस्से के गुबार को बाहर निकालने का एक नया तरीका। भारत मैच हार गया, रिश्तों में खटपट है, जाए तो जाए कहाँ, खुद के अंदर चल रहे उफान को निकाले कहाँ। तो जनाब इस रेंज रूम में चले आइए। रेंज रूम के जरिए गुस्सा निकालने का चलन भारत में जरूर नया है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये कई सालों से जारी है। इस रेंज रूम में आप यूं ही गुस्सा निकाल कर नहीं जा सकते। यहाँ पहले सहमति का फॉर्म भरिए, फिर बकायदा सुरक्षा से जुड़ी ड्रेस पहनिए, इसके बाद शुरू हो जाइए। चीखे, चिल्लाएं, मन भर बोतलों पर गुस्सा निकालिए, अपने गुस्से को एंजॉय करिए। आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे पहनने के लिए जैकेट्स है, फिर उनके चेहरे को कवर करने के लिए फेस शील्ड है, हाथों में पहनने के लिए ग्लव्स है, सर पे पहनने के लिए हेलमेट है। तो सारी चीजों की हमने यहाँ पे सुविधा कर रखी है। और अंदर ही अभी आप देख रहे हैं कि 2 लोग अभी फिलहाल तोड़ ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कितने मजे कर रहे हैं वो। तो सुरक्षा की तो कोई बात नहीं। यहाँ अपने गुस्से को एंजॉय करने के लिए आपको कीमत भी चुकानी होगी। यहाँ बड़ी तादाद में लोग 500 से 2000 रुपए तक देकर अपना गुस्सा निकालते हैं। गुस्से को बाहर निकालने की ये कला वाकई अनूठी है, पर इससे बेहतर तो ये कि आपको गुस्सा ही न आए और आप जिंदगी को बिना तोड़ फोड़ के एंजॉय कर सके। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे। कि अमूमन लोग क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर देते हैं, एक कर देते हैं, इसी में अपनी पूरी जिंदगी एक तरह से खपा देते हैं। लेकिन मलेशियाई अरबपति आनंद कृष्ण के बेटे वेन अजान सिरिपानियो ने 18 साल की उम्र में करोड़ों की संपत्ति का त्याग कर दिया। उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल छोड़ दी और भिक्षु बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 40,000 करोड़ रुपए है और वो मलेशिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स है। बावजूद इसके आनंद कृष्ण के बेटे अजान ने आध्यात्म का रास्ता चुना और 18 साल की उम्र में दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर भिक्षु की राह पर निकल गए। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है, तो ये महीना भगवान श्री राम और माता सीता की शादी का भी है। जी हाँ, ऐसे में अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर धाम तक रौनक देखने लायक है इस वक्त। 3 दिसंबर को राम जी अपनी बारात लेकर सीता जी के घर जनकपुर धाम पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद 6 दिसंबर को वो पावन बेला आएगी जब राम सीता की विवाह की रस्मों को निभाया जाएगा। भाई, दिसंबर का ये महीना ही पावन है और इसीलिए शादियों का सीजन भी मन भावन है। तो हम भी कल फिर आएंगे अच्छी अच्छी खबरों के पिटारे के साथ और साथ ही साथ चाय के साथ होगा जायकों का पिटारा भी। रहिएगा हमारे साथ शाम 5 बजे चाय पर चर्चा।